नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आप सभी का टारगेट ऑन परिवार में स्वागत करता हूं। पढ़ने पढ़ाने की इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं मैथ मॉक टेस्ट नंबर 10 पर। और आपको बता दें कि इससे पहले 9 मॉक टेस्ट कराए जा चुके हैं। जिसका सलूशन आपको शाम को 7 बजे दिया जाता है और यह टेस्ट आपको टेलीग्राम पर जो है दोपहर में 12 बजे आपको दिया जाता है। ठीक है। और ये जो मैथ्स स्पेशल बैच 2024-25 चल रहा है, उसके जितने भी जो है विद्यार्थी हैं उनको दिया जाता है। और ये सिर्फ टेस्ट नहीं है, ये जो सिर्फ टेस्ट ही ना समझिए, इसको समझिए जो आप टॉपिक्स पढ़े हैं उसकी पूरी प्रैक्टिस कराई जा रही है कि कोई भी कमी ना रहे आपके प्रैक्टिस में। और आपको ऐसा ना महसूस हो कि हमको प्रैक्टिस में कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है। उसके लिए आपको डेली टेस्ट दिया जाता है और इस कड़ी में हम 10वें नंबर टेस्ट पे पहुंच चुके हैं, जो आज आपको दोपहर 12 बजे आपको टेस्ट दिया गया था, उसका सलूशन जो है कराया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, ये अर्थमेटिक का पार्ट है और अर्थमेटिक में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 10 क्वेश्चन आपको दिया जाता है एडवांस मैथ का। और अर्थमेटिक सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? जो पहला नंबर का क्वेश्चन है वो कहता है 1 से लेकर इतने तक, यानी कि 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? यानी कि 1 से लेकर के 99,999 तक की जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इनको आपस में गुणा कर दिया जाए तो बताइए इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है। एक चीज आपको पता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो वो क्या होती है? वो 2 होती है। ठीक है। और उसके बाद 5 भी एक अभाज्य संख्या होती है, तो 2 और 5 जब आपस में मिलते हैं तो ये 0 बना देते हैं, यानी कि 10 बना देते हैं। और जब यूनिट डिजिट कभी भी किसी गुणनफल में यूनिट डिजिट अगर एक बार 0 बन गई तो उसके बाद वह हमेशा 0 रहेगी, 0 के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 123 45 के की पावर 72 में इकाई का अंक अगर 6 है, अब की बार इसने इकाई का अंक ही आपको बता दिया। इकाई का अंक 6 है तो के का मान क्या है? इफ द यूनिट डिजिट इज इतना इज 6 देन द वैल्यू ऑफ के इज। ठीक है। अगर इतने में अगर यूनिट डिजिट आपकी 6 आ रही है तो के की वैल्यू क्या है यह पूछना चाह रहा है। एक बात याद रखना, ये जो पहले वाली संख्या है इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। बेसिकली हमको मतलब क्या होता है, लास्ट डिजिट क्या है यूनिट डिजिट में और इसकी पावर क्या है। तो लास्ट डिजिट है आपकी के की पावर 72। ठीक है। अगर 4 की बात करें, अगर इससे 4 से भाग दें तो ये पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं के की पावर 4। अब के की पावर 4 में किसमें आपका जो है 6 आता है, ये समझिए। अगर 2 की पावर 4 करते हैं, 2 की पावर 4 करते हैं तो इस कंडीशन में इसकी इकाई की अंक क्या बनता है? 6, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है और इकाई अंक क्या बनेगा? 6। अगर आप 6 लेते हैं तो 6 की पावर कुछ भी कर दें, चाहे जो कर दें, यूनिट डिजिट क्या आता है? 6। और अगर आप 8 लेते हैं, 8 के केस में अगर पावर 4 करते हैं, 8 अट्ठाई 64 होता है, 64 में 8 से आप गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 यानी 2 आएगा। फिर 2 में अगर 8 से आप चौथी बार गुणा करते हैं तो ये 6 बनाता है, यानी कि इकाई अंक तीनों के केस में, चाहे 2 की पावर 4 रहे, चाहे 6 की पावर 4 रहे, चाहे 8 की पावर 4 रहे, हमेशा 6 आएगा। इसका मतलब के आपका वैल्यू जो होगा 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इसका मतलब उपरयुक्त सभी आपका आंसर हुआ, यानी कि आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हल हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 4 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5, 9 की पावर 6 डॉट डॉट और लास्ट में पहुंचता है 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100। व्यंजक में अंतिम अंक बताना है। यहां भी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यूनिट डिजिट। ठीक है।
यहाँ भी आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। एक चीज आप जानते हैं 4 और 9 के केस में 4 की पावर अगर कभी भी इवन दी रही तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। लेकिन अगर इसकी पावर 4 की पावर ऑड रहे यानी कि विषम संख्या रहे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 9 की केस में भी यही होता है, 9 की पावर अगर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनता है, 1। लेकिन अगर 9 की पावर ऑड है तो इसका क्या यूनिट डिजिट बनता है, इसका बनता है 9। ठीक है, ये चीजें आपको याद हुई, ये चीज आपको पता है। अब एक चीज देखिएगा, एक पैटर्न देखिएगा, यहाँ पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न की बात करें तो एक चीज आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि 4 जो है ये हमेशा विषम स्थानों पर है। 3 है, 1 पे है, 3 पे है, 5 पे, 7 है, फिर लास्ट में 99 पे है। यानी कि आपका 4 जो है विषम पर है, यानी कि 4 की पावर क्या है, 4 की पावर विषम है हमेशा। ठीक, सेकंड केस में क्या दिख रहा है, 9 की जो पावर है हमेशा सम पैटर्न पे है। 9 की पावर 2, 9 की पावर 6, 9 की पावर 6, 9 की पावर 100, यानी कि 9 की पावर क्या है, 9 की पावर हमेशा सम है, यानी कि सम है। ठीक है, अब यूनिट डिजिट की बात करें, 4 और 9 का पेयर बन रहा है, यानी कि 4 अगर 100 टोटल 100 संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक आई तो यानी कि 50 बार आपका 4 आया है और 50 बार आपका 9 आया है। ये चीज क्लियर हुई, क्योंकि टोटल 100 पैटर्न दिया गया है जिसमें से एक बार 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि 50 बार 4 आया है और 50 बार 9 आया है। अब एक चीज समझिएगा आप, 4 की पावर विषम थी तो विषम के केस में मैंने क्या बताया, यूनिट डिजिट क्या आती है, 4 आती है। और अगर 4 एक बार आएगी, दूसरी बार 4 आएगी, डॉट डॉट कितनी बार आएगी, 50 बार आपकी 4 आएगी। यानी कि 4 4 50 बार जुड़ेंगे तो 50 गुणे 4 कितना हो गया, 200। ठीक है, 4 से कितना बना, 200 बना। और 5 की बात करें तो 5 में एक एक बार बार आ रहा है। 50 की पावर जब सम होती है, 9 की पावर यहाँ पर सम है, 9 की पावर सम होगी तो एक आएगा यूनिट डिजिट। और 50 बार अगर एक 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 जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, 50 बनाएगा 9। और 200 और 50 मिलकर कितना बन गया, 250। अब इसमें इकाई अंक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या हुआ, 0। ठीक है, यूनिट डिजिट आपकी क्या हुई, 0। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हल है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 3 तक आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। पैटर्न दिया है 3200, 1000, 40,000, 32,000 और 15,000। ठीक है, इसने में बताना है कि जीरोज हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जिसमें कम जीरोज हो उसी भाग को हम पकड़ते हैं। सबसे कम जीरो किसमें है, इसको जोड़ने मत लगिएगा। बहुत लोग ऐसे होंगे कि इसको पहले जोड़ेंगे जोड़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे, ये गलत है। आप इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, आपको दिख गया सबसे कम जीरो किसमें है, इसमें 3 जीरो है, इसमें 4 जीरो है, इसमें 3 जीरो, इसमें 3 है, इसमें दिख गया 2 जीरो। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हल हुआ। क्योंकि जब भी आप जोड़ते हैं, जैसे आपको मिल जाए 320 और 3200 और आपसे कह दिया जाए 10 जोड़ने पर, 10 जोड़ने पर क्या होगा यूनिट डिजिट, तो सीधा सीधा आपको दिखता है जब भी आप जोड़ते हैं, जोड़ने पर कैसे लिखते हैं, आप हमेशा ऐसे इधर से लिखते हैं इकाई अंक से। तो 0 पे 0 आया, ये 0 मिलके 1 मिलके 1 हो गया, तो इकाई अंक पे 0 की संख्या 1 ही रह गई क्योंकि यहाँ से अंक स्टार्ट हो गया। तो नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो शून्यकों की संख्या आपकी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो करेक्ट हल हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। दिया है 100 फैक्टोरियल इंटू जो है 200 फैक्टोरियल। अब देखिए, अगर प्लस का केस होता, मैंने पहले भी बताया है, अगर ये 100 फैक्टोरियल प्लस का 200 फैक्टोरियल होता
तो इस केस में आप सबसे छोटी वाली संख्या पकड़ते और इसी के आधार पर आंसर करते। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर इंटू दिया है और इंटू के केस में क्या होता है, इंटू के केस में होता है भाई साहब दोनों का निकालेंगे और दोनों का क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि अभी कहीं आपको लिखा रहे 10 और गुणे लिखा रहे 100, लेकिन अब जीरोज की संख्या बतानी है तो एक जीरो यहाँ, दो जीरो यहाँ, जुड़कर 3 जीरो बढ़ेगा, क्योंकि 10 गुणे 100 1000 होगा। तो गुणे के कंडीशन में क्या होता है, गुणे के कंडीशन में जीरोज की संख्या क्या कर ली जाती है, जोड़ ली जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर गुणा का कंडीशन है तो पहले दोनों में अलग अलग निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, आपस में इनको जोड़ लेंगे। अब 100 फैक्टोरियल में हम नंबर 5 का निकालें, मैक्स पावर 2 का निकालने की जरूरत नहीं होती, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। जब भी फैक्टोरियल की बात आए तो आप सीधा 5 का पावर निकालिए, 5 की मैक्स पावर के हिसाब से ही पैड उतना आपका बनेगा, पेयर बनेगा, जितना पेयर 5 और 2 का बनेगा वही आपका आंसर होगा। इस कंडीशन में 100 का अलग और 200 का अलग निकाल कर हम जोड़ लेते हैं। 200 और 5 से अगर यहाँ पर भाग दिया, 5 20 जा, ठीक है, फिर 5 से एक बार भाग चला जाएगा, 5 चौक 20, अब भाग नहीं जाने वाला है। 200 के कंडीशन में 5 चौक 20 यानी कि 40 हुआ, फिर 5 से एक बार भाग जाएगा, 5 8 40, फिर 5 से एक बार चला जाएगा, 5 1 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितना हुआ, 40 48 एक 49 यानी कि 49 जीरो, तो यहाँ से बन जाएगा 200 फैक्टोरियल से। और अगर यहाँ देखा जाए तो 24 जीरो आपका 100 फैक्टोरियल से बन जाएगा। अगर टोटल की बात करें, टोटल कितने जीरोज होंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरोज 49 और प्लस का 24, और ये जुड़ के आपस में हो जाएगा 73। 73 टोटल नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हल हुआ। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी चीजें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें और दिया क्या है, 3 की पावर 123 माइनस का 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 और इंटू में 2 की पावर 121 है, माइनस 2 की पावर 120 है, माइनस का 2 की पावर 119 है। और आपसे पूछ लिया शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। एक चीज समझिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें मुझे दिख गया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ और इसमें मैं 2 की पावर कुछ कॉमन ले सकता हूँ। अगर इसमें देखा जाए तो मिनिमम मैं क्या कर सकता हूँ, 3 की पावर 121 मैं कॉमन ले सकता हूँ। बचा क्या, अगर 121 निकल गया, यहाँ बचा 2 यानी कि 3 का स्क्वायर बचा, और माइनस का यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, क्योंकि 3 की पावर 1 बचेगा और वहां पर पूरा 1 ही बचेगा। 3 के केस में तो ये हुआ। ठीक है, अब 2 का केस देखते हैं। 2 का केस, 2 के केस में क्या हुआ, 2 का केस आप देख लीजिए, अलग अलग देख लीजिए। इसका 2 की पावर 119 मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 119 गया है, और माइनस का 1 बचेगा। दोनों को पास पास लाते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, 3 की पावर 121 और इंटू 2 की पावर 119 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में क्या होगा, 9, ये बन जाएगा 9, और ये 3 है और 1 है, 9 में से 4 गया तो यहाँ क्या बचेगा, 5। ठीक, इस वाले पार्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 2 दूनी, ये बना 4, और 4 माइनस का 2 माइनस का 1 यानी कि ये बन जाएगा 1, और ये हो गया 1। अब एक चीज आपको दिख गई, 5 की पावर यहाँ पर 1 है, तो 5 और 2 का पेयर बन के 1 जीरो तो मिनिमम ये बना ही लेगा। तो इकाई का अंक या यूनिट डिजिट नहीं पूछा था, इसमें शून्यकों की संख्या पूछा था। 1 जीरो तो ये बना ही लेगा, क्योंकि 5 की पावर और 2 की पावर 1, अगर यहाँ 5 की पावर है तो एक पेयर 5 और 2 का तो बन ही जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। अगर एक पेयर बना तो नंबर ऑफ जीरोज भी 1 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हल हुआ। ठीक है, कंफर्म हो रही हैं चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि स्टार एक अंक है, ये एक अंक है, और 58 24 स्टार 11 से विभाजित है तो स्टार के बराबर है।
ठीक है। स्टार पे बेसिकली बताना है आपको कि कौन सी संख्या आएगी अगर यह संख्या 11 से विभाज्य है। आपको पता है 11 की विभाज्यता कैसे चेक करते हैं, किसकी क्रमागत संख्याओं का अंतर लेते हैं और क्या करते हैं, उसको आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पर बना स्टार। क्रमागत संख्या को अगर अंतर लिया जाए यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं और इसका, और यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो यहाँ पर 0 मान लिया जाता है। ठीक है। अगर देखा जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, स्टार, यहां पर लिख सकते हैं स्टार, स्टार हुआ, और यहाँ पर क्या माइनस का 4 हुआ। ठीक, एक ब्रैकेट में प्लस का ये दोनों का अंतर यानी कि 2 माइनस का 8 हुआ, और प्लस का अगले ब्रैकेट में 5 में से 0 गया, 5 माइनस का 0 हुआ। ये क्या होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना चाहिए। और यहाँ पर हमको देखा क्या आया, स्टार, स्टार है ये, माइनस का 4 बना, और प्लस का यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ माइनस 6 हो जाएगा, ये दोनों हल होके माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ माइनस 6 हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, प्लस का 5, और ये क्या हुआ, 11 से डिविजिबल हुआ। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो स्टार, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 5 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5, और ये 11 से विभाज्य हुआ। और अगर 11 से विभाजित करना है तो इस संख्या को क्या होना चाहिए, इस संख्या को, क्योंकि ये संख्या माइनस की 5 है तो ये अगर प्लस का 5 मैं कर दूं, प्लस का 5, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ प्लस 5 ही क्यों लिया हूं, मैं कुछ और ले लेता। ठीक है, अगर मुझे इसे बनाना था तो मुझे 11 बनाना था। अब बताइए 11 बनाने के लिए इसको मुझे 16 लेना होगा, और 16 कोई भी अंक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिजिट की बात की जाए तो सिंगल डिजिट में ले सकता हूं। 16 में से 5 गया तब ये 11 होता, तब ये 11 से डिविजिबल होता। तो सेकंड कंडीशन कभी फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि 16 जो है एक सिंगल डिजिट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, तब n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा विभाजित होगा। इस कंडीशन में इसने दिया n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा विभाजित होगा। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा विभाजित होगा। तो n बराबर मैं पहले 1 ले लेता हूं, फिर मैं 2 ले लेता हूं। सबसे आसान तरीका यही होता है चेक करने का। ठीक है, एक अगर एक इसने कहा n 1 नहीं हो सकता है, इसने पहले ही बता दिया n 1 नहीं हो सकता है, जो कि 1 से बड़ी है, क्योंकि 1 से बड़ी है तो n 1 नहीं हो सकता है। 2, 3 या उससे आगे ले सकते हैं। अगर मैं n को n बराबर 2 रखूं तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि 4 तिहाई, ये हो जाएगा 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 यानी कि 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, सेकंड कंडीशन अगर मैं 3 लूं इसका, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। अगले ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस का 1 होगा, यानी कि यहाँ पर मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 हो जाएगा, जो कि 72 हो जाएगा। यानी कि एक चीज दिख रही है, 72 को भी मैं लिख सकता हूँ 12 गुणे 6, यानी कि एक चीज मुझे दिख गई, ये संख्या 12 का मल्टीपल हमेशा प्राप्त होगा, यानी कि ये संख्या हमेशा 12 से विभाजित होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है निम्न में से कौन 23 की पावर 10 माइनस 1024 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। कल भी मैंने आपको जो है टेस्ट सॉल्यूशन कराया था, उसमें बताया था कि कभी भी मैंने 2-3 पॉइंट बताए थे, जिसमें से एक पॉइंट ये भी था कि a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर ये चीजें n इक्वल टू ये क्या हो, n अगर सम संख्या हो, इवन हो, तो ये क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी इसके
कॉमन फैक्टर होंगे, इसके कॉमन फैक्टर यानी CF होंगे। तो अगर कॉमन फैक्टर होंगे, सारों गुणनखंड होंगे, तो यह संख्या इस दोनों गुणनखंडों से विभाज्य होगी। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि 10 क्या है, सम है, a की पावर n इवन है, तो a प्लस बी यानी कि 23 प्लस का क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकता हूं, ये आपको पता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं 23 और प्लस का कितना हुआ 2, 23 और 2 जोड़कर हुआ 25, यानी कि ए प्लस बी वाले कंडीशन में इसका गुणनफल हुआ 25, यानी कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 25 हुआ। अब a माइनस बी की कंडीशन में अगर आते हैं, a माइनस बी की कंडीशन में, तो 23 होगा और माइनस का क्या होगा 2 होगा, यानी कि 21 हो जाएगा, 21। इसका सेकंड कॉमन फैक्टर हुआ 21। अब एक चीज बताइए, 25 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 3। अगर कोई संख्या 21 से विभाज्य है तो वो संख्या 7 से भी होगी, 3 से भी होगी। अगर कोई संख्या 25 से विभाज्य है तो वो संख्या 5 से भी विभाज्य होगी। तो इस संख्या की बात करें तो ये 3 से भी विभाज्य होगी, 5 से भी होगी और 7 से भी होगी। बचा क्या, 4। तो यही 4 आपका आंसर है। यह संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके अर्थमेटिक पार्ट का, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा अर्थमेटिक पार्ट का। इसके बाद एडवांस का क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। इसने कहा कि 0.35 पर बार प्लस 8.56 पर बार है प्लस 1.23 पर बार का मान ज्ञात करें। इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसको जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए 0.37 पर बार है, प्लस का 8.56 पर बार है, प्लस का 1.23 पर बार है। एक चीज मैं बता दूं, आपके जिस पे बार नहीं है ये दशमलव के पहले वाला, इसको सबसे पहले जोड़ लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 और 0 जुड़ा, 1 जुड़ा तो 9 हुआ। 9 प्लस का हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.37 का बार प्लस का 0.56 का बार प्लस का 0.23 का बार। एक चीज और मुझे दिख रही है कि 9 प्लस का इसको मैं लिख सकता हूं 37/99, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जिस पे बार होता है वो पूरी संख्या लिखी जाती है और बार के नीचे 9 9 लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद कोई संख्या नहीं है तो 0 नहीं बढ़ाया जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ होगा 56/99, और अगली संख्या क्या होगी 23/99। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको दिख गया, सीधा सीधा ये चीजें जुड़ जाएंगी। तो पूरा क्या होगा 99 होगा, और यहाँ पर क्या अगर जुड़ जाए, 37 में 23 जुड़ा तो क्या हुआ 40 20 60 हुआ। ठीक है, 60 और यहाँ पर 56 जुड़ा 116 हुआ, यानी कि 116। अब इसको हम आगे क्या कर लिख सकते हैं, अगर मैं 99 से 116 में भाग दूं तो ये 9 है, और यहाँ पर 9 1 के 9 यानी कि 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको लिख सकता हूँ 1, और यहाँ पर क्या हो सकता है आपका 17, 17 बचा, क्योंकि 99 में 17 जोड़ेंगे 116 आएगा, बटा 99 लिख सकता हूँ इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आगे मैं लिख सकता हूँ 9 9 और 1 ही जुड़ा 10, 10 सही, यहाँ पर लिख सकता हूँ 17 बटा क्या लिख सकता हूँ 99 लिख सकता हूँ, 99 लिख सकता हूँ, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 प्लस का 17/99। इसको मैं आगे और लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस का 0.17 पे बार लिख सकता हूँ, और इसको आगे मैं लिख सकता हूँ 10.17 पे बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हल हुआ। ठीक है, कैसे सॉल्व किया गया आपको पूरी तरीके से पैटर्न से एक एक चीजें बताई गई। ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आपके अर्थमेटिक पार्ट का। अरिथमेटिक में आपको इतने क्वेश्चंस दिए गए होंगे, और आपको बता दें कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। डेली आपको एक प्रैक्टिस दिया जाता था। अभी तक जितने भी टॉपिक्स आप पढ़े थे, जितने भी, चाहे वो नंबर सिस्टम के टॉपिक हों, चाहे या एडवांस मैथ में आप ज्योमेट्री, ट्रायंगल या पॉइंट लाइन एंगल या सर्कल या क्वाड्रिलेटरल की, तो आपकी भरपूर प्रैक्टिस कराई जा चुकी है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक पार्ट की। अर्थमेटिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है समचतुर्भुज से। समचतुर्भुज का परिमाप 150
सेमी और विकर्ण की लंबाई 50 सेमी है तो चतुर्भुज के एक दूसरे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे आसान तरीका मैं इसका बता दूं आपको, इसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होने वाला है, आपको एक पैटर्न पता होगा कि 4a स्क्वायर हमेशा ये क्या होता है, d1 स्क्वायर प्लस का d2 का स्क्वायर के बराबर होता है। और किस केस में बराबर होता है ये मैं आपको बता दूं, ये अगर बात करें तो ये सिर्फ समचतुर्भुज के केस में बराबर होता है। 4a स्क्वायर d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर ये क्या होता है, ये आपके समचतुर्भुज के केस में जो है लागू होता है। आपको पता है 4a, किसी का परिमाप समचतुर्भुज का क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप 4a होता है और 4a की वैल्यू 150 दी गई थी। अगर मैं इसको निकालना चाहूं 2a करना चाहूं तो 2a क्या निकल जाएगा, अगर 2 से भाग दिया इधर तो इधर भी देंगे तो 75 आ जाएगा। अब एक चीज बताना, इसको इसको मैं यहाँ इंप्लीमेंट करता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, 4a स्क्वायर को बराबर क्या है d1 का स्क्वायर प्लस का d2 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ इसको। आपको पता है लंबाई विकर्ण की एक लंबाई 50 सेमी है, ये भी आपको पता है। 2a की वैल्यू भी आपको पता है 75 है, यानी कि यहाँ पर हो गया 75 का स्क्वायर बराबर, अगर d1 को 50 माने तो ये 50 का स्क्वायर और प्लस का d2 का स्क्वायर। आगे मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इसको d2 का स्क्वायर बराबर क्या है 75 का स्क्वायर और माइनस का 50 का स्क्वायर। मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दूं तो मेरे लिए आसान रहेगा कैलकुलेशन। बाकी आप करना चाहें तो आप 75 का स्क्वायर करके फिर फिर 50 का स्क्वायर करके दोनों को घटा के भी आंसर प्राप्त कर सकते हैं। मुझे दिखा तो मैं एक बार क्या करूंगा, यहाँ पर क्या करूंगा ए स्क्वायर माइनस एक बार ए प्लस बी करूंगा। ए प्लस बी अगर 75 और 50 जुड़ा तो 125 हो जाएगा और एक बार ए माइनस बी करूंगा, 75 और 50 को घटाया तो 25 हुआ। ये क्या है, डी स्क्वायर की वैल्यू है। अब d2 की वैल्यू अगर करें तो ये क्या होगा, अंडर रूट में 125 और गुणे 25 होगा। आपको पता है कि अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो 25 पंचे 125 को 25 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी कि 25 आपका टोटल बाहर आ जाएगा, बचेगा रूट में 5। तो 25 रूट 5 आपका करेक्ट हल हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका एडवांस मैथ का कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी समलंब चतुर्भुज में दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाई 3 सेमी है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 3 सेमी है। यदि समांतर भुजाओं की छोटी भुजा 2 सेमी है तो समलंब चतुर्भुज के विकर्णों का योग पूछ रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप समलंब चतुर्भुज बनाना चाहें, समलंब चतुर्भुज क्या करें, आप बना लीजिए। यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज है, ये आपकी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज है। अब इस समलंब चतुर्भुज में इसने क्या कहा कि भुजाओं की लंबाई 5 सेमी है। असमांतर भुजाओं, जो समांतर नहीं है तो असमांतर भुजाएं तो यही हुई, ये 5 हुई, ये 5 हुई, ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर नहीं है। अब क्या कहा इसने, क्या कहा, तो छोटी भुजा है, छोटी भुजा वो 2 सेमी है, यानी कि ये वाली जो भुजा है ये 2 सेमी है। और क्या कह रहा है, बीच की दूरी, दूरी की बात करें, अगर मैं यहाँ से ऐसे ऐसे करके एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाल दूं तो ये लंब की वैल्यू कितने उसने बताई है, वहां बताई है 3। इसकी दूरी क्या है, 3 सेमी है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज के विकर्णों का योग याद करो, यानी कि ये 3 है और यहां से अगर मैं एक और ऐसे ड्रा कर दूं, यहां पर एक दूरी और लंब डाल दूं तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। ठीक, अब एक चीज पता है, जब दो समांतर रेखाएं ऐसे एक दूसरे को काट रही हैं तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो 2 सेमी है तो ये वाला भी पार्ट तो आपका इतना 2 सेमी होगा, ये इतना पार्ट तो 2 ही सेमी होगा, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं और बीच में तो बराबर स्पेस पे ही काटेंगे, यानी कि अगर ये वाला भाग 2 हुआ यहां से यहां तक तो ये भी 2 होगा। दूसरी चीज, एक चीज हमको दिख गई, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है,
एक चीज मुझे दिख गई कि 3 और 4 और 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कि एक संख्या अगर ये वाली लाइन 3 है, ये वाली 3 है, तो ये क्या होगी 4 होगी, ये वाली लाइन 4 होगी, तभी तो ये कर्ण 5 हुआ। इधर भी सेम केस है, ये वाली दूरी क्या हुई, ये वाली दूरी आपकी 4 हुई, तभी तो ये 5 हुआ। अब क्या कह रहा है विकर्णों का योग। एक चीज सोचिए, अगर मैं यहां से ऐसे विकर्ण मिला दूं, यही तो विकर्ण होगा यहाँ पे। दूसरा विकर्ण अगर मैं डालना चाहूं, दूसरा मैं अलग कलर से बना देता हूं, ये वाला दूसरा विकर्ण क्या होगा, ऐसे करके यहां पर आएगा ना, यहां पर आपका आएगा, ठीक, यहां पर आएगा। इसने कहा विकर्णों के बीच की दूरी। एक चीज आपको दिख रही होगी, ये आपका एक ट्रायंगल दिख रहा है, आपको मैं रेड कलर से बना देता हूं, ज्यादा स्पष्ट होगा। ये आपको एक ट्रायंगल यहां से दिख रहा होगा, ये वाला, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें ये क्या है 90 डिग्री है। अब एक चीज बताइए, ये भुजा हमको पता है 3 है, ये वाली भुजा भी पता है, तो ये भुजा तो निकल ही जाएगी एक विकर्ण। अगर मैं इसको पी क्यू मान लूं, पी क्यू, और ये आर एस मान लूं, तो पी आर तो हमको मिल ही जाएगा। तो पी आर की अगर मैं बात करता हूं, तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, और प्लस का ये आधार क्या होगा, यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 थी, बाकी ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 4 थी, यानी कि पूरी दूरी अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो 6 होगी, तो 6 का स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ से कंफर्म हुई, पी आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 3 त्रिक 9 और 6 छमक 36 यानी कि 45 हुआ। ये कुल मिला के कितना हुआ, 45 हुआ। इसको आगे और सॉल्व करें तो पी आर बराबर क्या होगा, रूट में 45, रूट में 45 आप लिख सकते हैं 3 रूट 5, रूट 45 को आप 3 रूट 5 रख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक विकर्ण की लंबाई पता चल गई, दूसरे विकर्ण की बात करते हैं। दूसरा विकर्ण कौन सा है, दूसरे विकर्ण आपको मैं इधर ब्लैक से ड्रा करके बता देता हूं, ये हुआ आपका दूसरा आपका त्रिभुज, ये हुआ आपका दूसरा विकर्ण, ठीक। यहाँ भी ये 90 डिग्री है, ये भी सेम होगा, ये भी आपको समान दिख गया कि ये भी 3 है और ये क्या है 2 है और ये 4 है, तो फिर वही बन रहा है 4 2 6, ये पूरा हुआ 6 और ये 3, तो ये वाला भी आपका क्या निकल जाएगा, रूट में 45 आ जाएगा, यानी कि इसकी भी वैल्यू क्या होएगी, 3 रूट 5 आ जाएगी। और अगर योग पूछा है तो विकर्णों का योग क्या होगा, पहला पहला विकर्ण भी 3 रूट 5 है और दूसरा भी 3 रूट 5 है, 5 है, जोड़कर क्या हो जाएगा 6 रूट 5, यही आपका उत्तर हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हल है, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए इज 30 डिग्री, ओ इज 110 डिग्री और सी की वैल्यू क्या है। यानी कि ये क्या है, ए बी ये है आपकी ए बी, ये आपकी ए बी है और ये आपकी क्या है सी डी है, ये एक दूसरे के समांतर हैं। अगर ये समांतर है एक दूसरे के, तो एक चीज बताइएगा, ये एक तिर्यक रेखा यहाँ से ऐसे काट रही है, तिर्यक रेखा, तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी आपकी 30 डिग्री होगी, ये भी 30 डिग्री होगी। एक चीज बताइएगा, एक रेखा ऐसे काट रही ऐसे, और यहाँ बीच में ओ पॉइंट है, ये पूरा 110 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 110 डिग्री होगी। अब ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल क्या होगा, इस एंगल की बात करें तो ये एक ट्रायंगल बन गया सी ओ और डी, ये एक ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का योग क्या 180 होता है। तो आपको एंगल सी की बात करें तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 180, बाकी दोनों आप जो भी आपके त्रिभुज के जो एंगल हैं उसको घटा देंगे 110 डिग्री और माइनस का 30 डिग्री घटा देंगे, तो जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। 110 और 30 जुड़ा 140 हुआ और 180 में से घटा 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री एंगल सी आपका करेक्ट उत्तर हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 14वां नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है डीसी के व डीई पैरेलल है बी एफ के, यक्स और एंगल ए सी डी का मान ज्ञात करो, ठीक है। यहां पर इसने कहा कि ए बी पैरेलल है डीसी के, यानी कि ये जो रेखा है ए बी,
ए बी, ये पैरेलल किसके, इस रेखा के पैरेलल है, इस रेखा के पैरेलल है। अब क्या कहा, और डीई यानी कि ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये क्या है, बीएफ, बीएफ माने इस वाले, ये जो नीचे वाली लाइन है इसके पैरेलल है। यहां से एक तिर्यक रेखा आ रही है, ऐसे काट रही है। अब एक चीज बताइएगा, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यक्स की वैल्यू ये वाली आपकी जो है ये फाइंड करनी है। एक चीज आपको दिख रही है, जब ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर हैं, तो ये अगर 40 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका 40 डिग्री होगा एकांतर कोण से। और आपको पता है ये क्या है, ये पहले से ही दिया है 65 डिग्री है, ये वाला एंगल इतना, ये एंगल 65 डिग्री है। एक चीज और दिखी, जब ये लाइन ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है, यानी कि एक चीज और आप यहां समझ लीजिए कि ये वाला जो एंगल होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन बराबर है और एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा एकांतर कोण से। तो यानी कि यक्स की वैल्यू की बात करें तो यक्स की वैल्यू क्या होगी, 65 डिग्री, ये वाली जुड़ गई और ये 40 डिग्री, 65 और प्लस का 40, ये जोड़कर कितना बनाया, 105 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 पहुंचे। 15 क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में बीडी 8 सेमी है और बीसी 20 सेमी है और सीडी 16 सेंटीमीटर है और एंगल सीबीडी बराबर सीएबी है, सीएबी है। यानी कि इसने कहा सीबीडी ये वाला एंगल इस वाले और किसके, सीएबी यानी कि इस एंगल के बराबर है, बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो एबीडी का परिमाप यानी कि ये जो ए और बी ये वाले का परिमाप ज्ञात करना है, ए और बी और ये डी, इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। एक चीज बताइएगा, अगर मैं कहूं ये एंगल जब आपस में ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, त्रिभुज, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी यानी बड़ा त्रिभुज, और अगर मैं ट्रायंगल ये छोटा वाला जो है, ये वाला ट्रायंगल ये वाला, इसकी बात करूं, अगर डी बी सी इसकी बात करूं, इसमें एक चीज देखिए मुझे, ये एंगल आपस में बराबर हैं और दोनों में ये एंगल कॉमन है, ये एंगल कॉमन है, यानी कि ए एंगल दोनों में कॉमन है, दोनों त्रिभुज में। तो अगर दो कोण बराबर हैं तो तीनों को तीसरा भी कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, और ये कोण किसके बराबर होगा, जब इसका तीसरा एंगल कौन सा है, ये वाला, यानी कि इस पूरे एंगल के बराबर होगा तीसरा वाला कोण, ठीक, बड़े त्रिभुज में। इसका मतलब हम कह सकते हैं एबीसी समरूप होगा, सिमिलर होगा डीबीसी के। अब एक चीज हमको और भी पता है, अनुपातिक भुजाएं अब इसकी बराबर होंगी। अगर मैं मान लूं ये इतना कितना दिया था डीबी, ये 16 सेंटीमीटर दिया था, इसको मैं मान लूं यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक मैं ए मान लूं, ठीक। अब क्या पूछा है इसमें, एबीडी का परिमाप पूछा है, ये 8 पता है, ये पहले तो मुझे ये वाली भुजा चाहिए, ये वाली भुजा यहां से यहां तक भुजा क्या है। एक चीज देखना, इस वाले कोण के सामने भुजा क्या है बड़ी त्रिभुज में, 20 सेंटीमीटर, अनुपातिक भुजा बराबर होगी 20। और अगर ये वाले एंगल के बराबर कौन सा एंगल है, इस वाले सिंगल एंगल के बराबर, मैंने सिंगल एक डॉट लगाया होगा, ये वाला, ये बराबर है इसके छोटे त्रिभुज में, इसकी भुजा क्या है 16, 20/16, ये अनुपात बना बराबर। अब क्या करना है, मुझे ये वाला भुजा निकालना है, तो इसके सामने क्या है, ये बड़े वाले त्रिभुज में डबल वाला देखना, तो ये क्या हुआ, एबी, एबी रेखा है। अब दो एंगल वाला, दो जिसमें दो रेखा मैंने खींची है, वो कौन सा एंगल है वो आपको देखना है। दो एंगल ये कॉमन ही है, ये कॉमन एंगल है, यानी कि छोटे वाले त्रिभुज में यही एंगल है, तो इसका मतलब ये वाली भुजा हुई छोटे त्रिभुज में, ये वाली, यानी कि क्या हुई, 8 हुई, 8 हुई। अब अगर मैं यहां से ए बी निकालना चाहूं तो मुझे ए बी आसानी से मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 8 से अगर मैं इधर 8 करूंगा तो यहाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा और 2 दहा में 20 हो जाएगा, यानी कि ए बी कितना हो गया आपका 10 हुआ। ये रेखा अब मुझे पता चल गई 10 हुई। अब मैं सेकंड चीज क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको फिर से लूं 20/16 और बराबर, अब मुझे क्या निकालना है, ये वाली भुजा निकालना है, ये किसके, ये 3 वाले के सामने है, तो इधर भी 3 लेंगे, तो बड़े त्रिभुज में 3 के सामने क्या है,
बड़े त्रिभुज में 3 के सामने है ए, क्योंकि ये पूरी भुजा की बात करें तो a + 16 हो जाएगी, a + 16 हो जाएगी। तो ये क्या होगा, a + 16। और छोटे त्रिभुज में 3 वाला जो 3 जिस पे मैंने एरो बनाया, क्योंकि हम सिमिलर में हमेशा याद रखना कौन सा कोण बराबर है। जो कोण बराबर होगा उनका ही उन्हीं कोणों का उन्हीं जो है उन्हीं के सामने वाली साइड्स आपस में अनुपातिक होंगी। ये चीज हमेशा सिमिलरिटी में याद रखना। अगर इस पे इसको नहीं ध्यान देते हो तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अब 3 वाला इसीलिए मैंने सिंबल 3 और 2 करके बनाया था। 3 वाला ये है, इसके सामने भुजा ये बड़ी वाली थी। अब 3 वाला इसमें कौन है, इसमें 3 वाला ये है, इसके सामने भुजा क्या है, 20 है। इसके सामने भुजा 20 है तो मैंने 20 लिख दिया। ठीक, छोटे त्रिभुज में। अब इसको मैं अगर आगे सॉल्व करता हूं तो मुझे दिखा कि ये मैं अगर आगे आगे सॉल्व करूं, आगे सॉल्व करने पर 16 इधर आएगा, यहां से एक 20 400 हो जाएगा। एक चीज दिखा कि मैं अगर इसको काट दूं, 4 चौक 16 हुआ, 4 पचे 20 हुआ। ठीक, और अगर मैं फिर से इसको 20 से इधर लाके गुणा करता हूं, मुझे दिख गया a प्लस का 16 बराबर क्या होगा, फिर ये 20 से गुणा होगा, यानी कि 5 गुणे 20 हुआ बटे 16 हुआ। और फिर मैं 4 से अगर काट दूं तो 4 पचे 20 ये भी हुआ, यानी कि यहां से आ गया a प्लस का 16 बराबर कितना हुआ, 25। और अब यहां से a बराबर मुझे क्या प्राप्त हो गया, 9, क्योंकि 16 उधर जाएगा घट जाएगा 25 से, तो a बराबर 9। यानी कि ये वाली जो रेखा थी, ये वाली जो रेखा थी, इतने की वैल्यू क्या आ गई, 9। और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था ABD, यानी कि यही वाला तो मुझसे पूछा था, बस इतना ही पूछा था। सिर्फ इतने का मुझे बताना था परिमाप। और परिमाप क्या होता है, उनकी भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप क्या होता है, उनकी भुजाओं का योग। पहली भुजा ये 10 थी तो बराबर 10 लिया। दूसरी भुजा क्या थी, 8 थी, यहाँ पर 8 लिखा है, 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 है तो 8 लिया। तीसरी भुजा मैंने a की वैल्यू यहाँ पर निकाली, 9 लिखा, तो 10 8 18 9 27, यानी कि 27 आपका करेक्ट हल हुआ। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है 27 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए चित्र में यदि AB और QR आपस में क्या है, समांतर हैं। AB क्या है, AB ये वाली रेखा और ये रेखा आपस में समांतर हैं, तो PB का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज मुझे दिख रही है, अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल से बराबर होगा। ये चीजें आपको पहले ही इतनी बार बताई जा चुकी हैं कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा कोण उभयनिष्ठ है, यानी कि ये छोटा वाला अगर त्रिभुज APB की बात करें, त्रिभुज ए बी और पी की बात करें तो ये समरूप होगा ट्रायंगल बड़े वाले पी और क्यू और आर के, क्या होगा, सिमिलर होगा, समरूप होगा। तो इनकी अनुपातिक भुजाएं भी बराबर होंगी। अगर छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो उसकी एक भुजा 3 है, बड़े वाले की 9 है, यानी कि अनुपात कितना हुआ, 1:3। अब एक चीज पता है, बड़े वाले की भुजा 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। तो छोटे वाले की वैल्यू की बात करें तो एक की वैल्यू क्या होगी, अगर 3 दूनी 6, 3 में 2 से गुणा हुआ तो यहाँ भी 2 से गुणा होगा, एक की वैल्यू 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर आपका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में बी 60 डिग्री है, सी 40 डिग्री है। यदि एडी और एई क्रमशः ए का अंतःकोण समद्विभाजक है और बीसी भुजा पर लंब है, तब डी एई का मान है। ठीक है, अगर एबीसी 60 डिग्री है और सी 40 डिग्री है, यहाँ पर क्या कहा कि एक कोई ऐसे करके कोई मान लीजिए आपका एक त्रिभुज दिया है, ठीक है, एबीसी, और इसने कहा क्या कहा, त्रिभुज एबीसी बी 60 डिग्री सी, ठीक है, मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। और इसने कहा बी कितना कहा, बी 60 डिग्री है और सी की वैल्यू कितनी उसने दी, 40 डिग्री। और क्या कहा कि एडी एई क्रमशः ए का अंतःकोण समद्विभाजक और बीसी पर लंब है, यानी कि एडी है, मान लो यहाँ पर एडी एक रेखा है, एडी एडी है, एडी क्या है, इन दोनों कोणों का समद्विभाजक है, यानी कि ये समद्विभाजक है एडी। और उसने कहा एई क्या है, अंतःकोण समझा, और एडी क्या है, बीसी पर लंब है, यानी कि एडी की बात करें तो एक लाइन ऐसे है, ऐसे ऐसे एई है, ये क्या है, आपस में लंब है। तो अब बताइए डीएई, डीएई यानी कि ये आप यहां पर देख रहे होंगे, ये एंगल पूछना चाह रहा है, ये इनके बीच में एंगल, यानी कि ये जो ये लाइन है,
और इस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको ये पूछना चाह रहा है। ऐसे कंडीशन में हमेशा आप याद रखिए कि जब भी ऐसे कंडीशन हो, एक समद्विभाजक हो और एक लंब हो, तो ये इनके बीच का जो एंगल होता है, यानी कि एंगल कितना दिया है DAE, एंगल DAE ई बराबर कितना होगा 1/2 एंगल B माइनस का एंगल C। ठीक, अब एंगल B और C की बात करें तो एंगल B कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और एंगल C की बात करें तो 40 डिग्री है, 40 डिग्री, और ये बन गया क्या 1/2, और यहाँ पर 60 और 40 गिरा 20 हो गया, 2 से काट दें, 2 दहा में 20, यानी कि 10 डिग्री आपका करेक्ट हल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर पर क्वेश्चन पे 17 आपका डन हुआ। त्रिभुज एक्स वाई जेड में जी केंद्रक है यदि एक्स वाई 11 है, वाई जेड 14 है तथा एक्स जेड 7 है, तो आप बताइए जीएम का मान पूछ रहा है आपसे। आपको एक ऐसे करके एक ट्रायंगल दिया, ठीक है, और यहां पर एक ऐसे रेखा खींची, ये है यम, और ये आपका जेड है, और ये वाई है, और ये आपका एक्स है। इसने कहा यहाँ पर एक पॉइंट जी है जो केंद्रक है, और केंद्रक किस पर होता है, हमेशा माध्यिका पर होता है। माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है वही केंद्रक कहलाता है। एक चीज कंफर्म हुई, यक्षेम क्या है, यक्षेम आपकी माध्यिका है। यक्षेम क्या है, ये आपकी माध्यिका है। ठीक, ये चीज माध्यिका कंफर्म हुई। अब क्या कह रहा है जीएम, एक चीज और भी पता है, जो माध्यिका होती है, माध्यिका जो होती है, माध्यिका को केंद्रक क्या करता है, केंद्रक 2:1 के अनुपात में बांटता है। यानी कि अगर यहां से लेकर यहां तक 2 है तो ये भाग कितना होगा, 1 होगा, ये 1 होगा। ठीक, अब एक चीज और भी समझिएगा आप, 2:1, एक चीज समझ, अब मुझे अगर माध्यिका की लंबाई पता चल जाए तो मैं ये जीएम बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। अब माध्यिका की लंबाई का सूत्र जो होता है, माध्यिका की लंबाई कैसे निकालते हैं, आपको बता दें कि ये हमेशा क्या होता है, 1/2 होता है। रूट में क्या होता है, 2b² 2b² प्लस का 2c² होता है, और माइनस का क्या होता है, a² होता है। कब होता है, जब ये भुजा मान लो आपकी बी है और ये सी है और ये ए है, उस कंडीशन में। ठीक, अब सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देना, 1/2 हुआ, और रूट में 2b² यानी कि 2 × b² यानी कि ये भुजा हुई एक्सएम एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है, 11 दी है, ये 11 है। सी की वैल्यू कितनी है, यानी कि एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स जेड की वैल्यू ये है आपकी 7, और ये वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 14। यानी कि यहाँ पर रख सकते हैं 11 का स्क्वायर और प्लस का 2 × सी स्क्वायर का यानी क्या, सी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और माइनस ए के स्क्वायर की बात करें ये है 14 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, और रूट में इसकी बात करें तो 11 का स्क्वायर 121, 121 × 2 हुआ तो सीधा सीधा हो जाएगा आपका 242, 242 हुआ। ठीक, और प्लस का 7×7 = 49 हुआ, 49 का 2 में गुणा होगा तो 98 होगा आपका, 98, और माइनस का अगर 14 का स्क्वायर करें तो 196। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर हम और भी सॉल्व कर लेते हैं, 242, और अगर 98 196 में से जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा आपका फिर से 98, क्योंकि ये 98 इसमें से घटेगा तो 98 माइनस का आ जाएगा। ठीक, माइनस का 98 आ जाएगा, और 98 फिर इस 242 में से घटेगा, 242 में से अगर आप 98 घटाते हैं तो 42 तो सीधा सीधा कट जाएगा, बचेगा कितना, 6, 42 6 कितना होता है, 48 होता है, और 48 में फिर 50 जुड़ेगा यानी कि 56, यानी कि 200 क्या हुआ, सीधे सीधे आपका 56 हुआ। यहाँ पर कितना बचा, 56, तो आपका 156, अगर 156 में अगर 98 घटाने की बात है, यानी कि 100 सीधा सीधा 142 घटा देना, और 142 2 144, यानी कि यहाँ पर क्या बचा, 144। इन दोनों से 98 घटा तो 144 बटा 144, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट में 144, और 144 आपको पता है 12 होता है,
1/2 गुणे क्या हुआ 12 हुआ, तो ये कितना हुआ 6। यानी कि माध्यिका की लंबाई कितनी हुई 6। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2:1 के अनुपात में होता है पूरी माध्यिका, यानी कि 3 की वैल्यू अगर मुझे 6 सेंटीमीटर माध्यिका की लंबाई पता चली है, 1 की वैल्यू कितनी होगी 3 दूनी 6 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर यही आपका जीएम है, यही जीएम पूछा था वो जीएम का मान ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हुआ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19 नंबर, किसी वृत्त में केंद्र पर बना कोण 120 डिग्री है, बड़े कोण और छोटे कोण का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, मैं फिगर बना देता हूं। आपके पास एक क्या है वृत्त है, यहां पर मान लीजिए एक वृत्त है, ऐसे आपके पास एक वृत्त है, ठीक। अब इसने क्या कहा, एक वृत्त है आपके पास और उसने कहा कि केंद्र केंद्र मान लीजिए यहां पर आपका सेंटर है, और उसने कहा कि केंद्र पर बना कोण 120 डिग्री है, यानी कि ये 120 डिग्री है, ये वाली भुजा आपकी यहाँ से 120 डिग्री है। अब कहा छोटा कोण और बड़ा कोण, हमेशा जो दीर्घखंड होता है, ये दीर्घखंड है, दीर्घखंड में जो कोण बनता है वो क्या होता है, ये छोटा कोण होता है, ये कोण होता है। और हमेशा जब लघुखंड में जो कोण बनता है किसी चाप द्वारा, तो वो क्या होता है, वो आपका दीर्घ कोण होता है, यानी कि ये दीर्घ कोण होगा, ये दीर्घ होगा और ये लघु कोण होगा। ठीक है, लघु कोण होगा। वृत्तखंड अगर उसका बात करें त्रिज्यखंड की, तो ये दीर्घ होगा, ये लघु होगा, लेकिन एंगल की बात करें तो ये क्या होगा, ये अधिक कोण होगा। दीर्घ में ये क्या होगा, अधिक कोण, जिसको आप कह सकते हैं अधिक कोण होगा, और ये क्या होगा आपका न्यून कोण होगा। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आई। अगर ये 120 है तो एक चीज और भी आपको पता है, 120 वो है तो ये वैल्यू कितनी होगी 120 बटा 2 यानी कि 60 डिग्री होगी। ये चीज भी आपको कंफर्म हुई होगी। ठीक, दूसरी चीज बात करें, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहां से लेकर ऐसे करके ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यानी कि चक्री चतुर्भुज बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो अगर ये 60 है तो आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा 180 माइनस का 60 बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। अब इसने क्या कहा कि बड़े कोण का छोटे, बड़ा कोण कौन सा, अधिक कोण कौन सा होता है, ये वाला, यानी कि 120 डिग्री। ठीक है, और छोटे कोण की बात करें तो छोटा कोण 60 डिग्री, यानी कि क्या होगा 2:1 होगा। ठीक है, 2:1 होगा। अगर ऑप्शन एलिमिनेट आप करना चाहते थे तो एक चीज और कर सकते थे कि पहला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, जब ये बड़ा कोण बोला है तो उसका अनुपात छोटा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता था ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता था ऑप्शन। इन्हीं दोनों में से सी या डी में से कोई एक ऑप्शन आपका सही उत्तर होता। इस तरीके से आप ऑप्शन भी एलिमिनेट करना सीखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन एलिमिनेट करने से आपको फायदा भी मिल जाता है। इसमें 2 ऑप्शन थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक ही ऑप्शन ऐसा दिखेगा तो आप सीधा सीधा टिक लगा देंगे, निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ओ डैश वृत्त के केंद्रों की केंद्र है जिनकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ओ डैश की लंबाई क्या होगी। ये जो है एक आपकी जो है त्रिज्या दी गई है, यहाँ पर ओ है, एक ओ पॉइंट है एक सर्कल का, और एक ओ डैश है, एक ये केंद्र है, और ये इनके बीच की दूरी है, केंद्रों के बीच की दूरी। ये दोनों आपस में ए बी बिंदु पर काटते हैं। ठीक, ए बी बिंदु पर काटते हैं, ये सी बिंदु है और ये है। अब ये क्या कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्याएं हैं, इनकी जो त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या के मतलब ये आपका क्या हुआ, ये बता रहा है कि ये 20 सेंटीमीटर है एक की, और एक की त्रिज्या क्या है यहाँ पे 37 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा है ओ डैश क्या है, माने इनके बीच की दूरी क्या है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि केंद्रों के बीच की दूरी वो पूछना चाह रहा है। एक चीज आपको बता दें कि जब भी एक ये जीवा होती है, ये जीवा है, क्योंकि ये जीवा है, और जीवा पर जब केंद्र से रेखा खींची जाती है तो हमेशा वो क्या होती है, केंद्र से लंब डाला जाता है, ये 90 डिग्री। जब भी ये ऐसा हो, दो सर्कल्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और उनकी जो कॉमन कॉर्ड होती है, यानी कि जो आपकी उभयनिष्ठ जीवा होती है, उस पर दोनों की ये जो इंटरसेक्टिंग ये उसके केंद्र को मिलाने वाली लाइन होती है, ये हमेशा इस पे क्या होती है, लंब होती है। ठीक, ये चीज। अब एक चीज आपको पता है, ये आपको पता है ए बी दिया है 24, अगर ए बी 24 है, ये भी पता है कि जो एक
जो ये लाइन होती है ये क्या करती है, इसको जो कॉमन कॉर्ड होती है यानी कि उभयनिष्ठ जीवाश्म इसको 2 बराबर भागों में बाँट देती है, यानी कि ये भाग 12 होगा और ये भाग भी 12 होगा, ठीक? अब हमको OC पता चल सकता है OC। OC की वैल्यू की बात करें, OC की वैल्यू क्या होगी? हमको सीधा-सीधा ट्रिपलेट दिख रहा है, हम पाइथागोरस क्यों यूज़ करें? ये क्या है 4 गुणे 5 है और यहाँ पर ये 12 है, ये 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 और 4 और 5 अगर 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कि ये क्या होगा 4 गुणे 4 होगा, यानी कि इसको हम 16 लिख सकते हैं। OC क्या हुआ आपका 16 हुआ, ठीक? OC 16 हुआ, एक ऑप्शन तो सीधा-सीधा आपका ये कट गया, ये उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब OC ही 16 आ गया, तो सेकंड पार्ट आपका जो है अभी निकालना ही है, ठीक है? OC क्या है? ये OC निकल गया। अब हमको O डैश और C निकालना है, ये निकालना है। अब इसमें ट्रिपलेट आपको अगर याद हो तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो उस कंडीशन में आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 37, 12 12 और 35 का एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि अगर ये 12 है, ये 37 है, तो ये वाली क्या होगी? ये आपकी 35 होगी। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे 37 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 12 का स्क्वायर प्लस का क्या होगा? O डैश C का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो 37 का स्क्वायर करेंगे, 37 का वर्ग करेंगे तो O डैश C अगर आपको याद है वर्ग तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको बता दें कि 37 गुणे 37 है और 37 गुणे 37 आप सबसे बढ़िया वर्ग निकालने का तरीका होता है कि हमेशा क्या करें इसका स्क्वायर करें। 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49 हुआ, ठीक? और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हुआ और 3 सते 21 और 21 का दूना करेंगे 42 और 42 इसमें लाके जोड़ दें तो वही आपका होता है स्क्वायर 9 4 2 6 9 4 13 यानी कि 1369 3700 का स्क्वायर है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1369 और 12 का स्क्वायर 144 144 जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 1225 1225 आएगा। घटा लीजिए आप 1225 आएगा आपका जो है यहाँ पे, ठीक? ये हुआ 1225 आएगा और O डैश C की बात करें O डैश C अगर O डैश C बराबर 1225 आपका किस में आ जाएगा अंडर रूट में जो आपका क्या होगा 35 होगा। O डैश C बराबर 35 होगा तो आप सीधा-सीधा एक चीज आप यहाँ से डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि O डैश C अगर 12 आ गया यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 35 आ गया, यानी कि O डैश की वैल्यू की बात करें तो ये क्या होगा, ये पहले इतनी जुड़ेगी यानी कि 16 और फिर सेकंड वाला पार्ट ये इतना जुड़ेगा 35 और 16 और 35 आपस में जुड़ गए तो कितना हुआ 51। यही 51 आपका करेक्ट हल हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हल हुआ। इस तरीके से आपका पूरा टोटल 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा लिए गए। आशा करता हूँ सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आई होगी और चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और बार-बार रिवीजन करें, आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके क्लास में जरूर आएँ। जब भी आपको सीट दी जाती है सॉल्व करके आएँ। जो क्वेश्चंस आपको आ गए हैं उसका भी सॉल्यूशंस देखें और जो नहीं आए हैं उसका भी देखें, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी अप्रोच आपको बताई जाए या ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जाएँ जो आपको ना पता हो या आप भूल गए हों, ठीक है? तो इसलिए जरूर क्लास को देखें, ठीक है? धन्यवाद।